हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको IA रिचर्ड्स से संबंधित 2 वीडियो दिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में उनका जीवन परिचय एवं उनका एक सिद्धांत था, मूल्य का सिद्धांत, वो बताया था, और सेकंड वीडियो में मैंने उनका दूसरा सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, उसके बारे में बताया था। आज का वीडियो भी IA रिचर्ड्स के सिद्धांत पर ही आधारित है। उनका तीसरा सिद्धांत है काव्य भाषा सिद्धांत, उसी पर है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे एग्ज़ामों में काव्य भाषा सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन सीजीएल के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज चैनल पर किसी ने नहीं, देखिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा है, नाम है दिनेश यादव। इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था और बोला गया था सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए क्या आंसर होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने भी वो प्रश्न रख दूं। तो चलिए पहले इसे देखते हैं, उसके बाद हम आज के विषय पर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझे भी देखने से लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कथन है, जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। ये कथन है। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, उपन्यास गोदान में यह कथन होरी किससे और किस विषय पर कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। होरी यह अपनी पत्नी धनिया से कहता है। किससे कहता है होरी? तो धनिया कौन है? तो होरी की पत्नी है गोदान उपन्यास में। फिर यह किस विषय पर कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए, होरी के राय साहब के यहाँ जाने की बात पर होरी और धनिया के वार्तालाप में यह कथन बोला गया है। और यह कथन बोलने का अर्थ क्या था? जब कथन जो बोला गया है उसका अर्थ है कि कोई भी गरीब आदमी अगर अपने मालिक की बात नहीं मानता है या उसके बुलाने पर नहीं जाता है, तो उसका क्या होता है, गलत प्रभाव भी पड़ता है, उसे इसका गलत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसी को देखते हुए होरी धनिया से ये बात बोलता है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, अपनी मालिक को लेकर के बोल रहा है, दबी हुई है, तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे देख लीजिए। और मैं बोलना चाहता हूँ एक बात और भी, कि जिस तरह दिनेश जी ने यह क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो किसी भी विषय पर, तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको चैनल पर भी दूंगा, और कोशिश करूंगा कि वीडियो जब मैं कुछ बनाऊं तो वहां पर भी आप सभी के लिए, जिन्होंने नहीं भी पूछा है, उनके लिए भी वो क्वेश्चन रखूं, क्योंकि ये सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो, जैसा मैंने बताया था, IA रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए यहाँ पर मैंने एक रचना का नाम लिखा है जो IA रिचर्ड्स की है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि IA रिचर्ड्स ने इसी रचना में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत इसी में किया है। और इनका मानना है, संप्रेषण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? अपनी अनुभूति को, अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना, वही संप्रेषण है। और संप्रेषण का पहुंचाने का सबसे मुख्य साधन क्या है? वह है भाषा। और इसी पर IA रिचर्ड्स ने अपनी काव्य भाषा सिद्धांत को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। IA रिचर्ड्स के काव्य के संप्रेषण का मुख्य माध्यम है। IA रिचर्ड्स किसे काव्य संप्रेषण का मुख्य माध्यम मानते हैं? तो वह है भाषा। इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बनता है, इससे इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है और जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो IA रिचर्ड्स और काव्य भाषा के साथ साथ मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत, इनके जो दिया गया है, उस पर मैं 20 क्वेश्चन लाऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे।
तो आप तीनों वीडियो को देखिएगा और आप पाएंगे कि जो 20 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे और आपको देखने से भी महसूस होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और इसके पहले की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए आज का दूसरा पॉइंट देखते हैं। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 रूप दिए हैं। यहाँ पर जो हम अभी देख रहे हैं ये मैंने पिछले वीडियो संप्रेषण का जो सिद्धांत है वहाँ पर भी बताया था, लेकिन आज भी देख लीजिए क्योंकि भाषा का जो सिद्धांत है आई रिचर्ड्स का, इसमें यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, इसे भी अच्छे से देखिए। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 रूप दिए हैं। वो 2 रूप कौन से हैं तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। यहाँ देखिए, पहला रूप है तथ्यात्मक प्रयोग, तथ्यात्मक, और इसका प्रयोग वैज्ञानिक और दार्शनिक करते हैं। और किस आधार पर करते हैं तो तथ्य के आधार पर, किसी भी तथ्य पर जो होता है उस पर इसका प्रयोग करते हैं। तो तथ्यात्मक प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है तो वैज्ञानिक और दार्शनिक के द्वारा। दूसरा है रागात्मक, रागात्मक मीन्स भावनात्मक, ठीक है, इसे भावना समझिएगा। तो इसको कौन प्रयोग करते हैं तो देखिए, रचनाकार भाषा के रागात्मक वर्ग का प्रयोग करते हैं। रचनाकार मीन्स कवि, लेखक, रचनाकार जो भी हुए वो करते हैं। रागात्मक वर्ग की भाषा में किसका प्रयोग होता है तो प्रतीकों का, बिंबों का, भाव संकेतों का विशेष महत्व दिया जाता है। इनका प्रयोग रागात्मक वर्ग की भाषा में ज़्यादा किया जाता है और यह भाषा कवियों और रचनाकारों को अनुभूति को संप्रेषित करने में समर्थ होता है। कवि के द्वारा जो रचना सुनाई जाती है, कविता सुनाई जाती है, वो दूसरे को संप्रेषित करने के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो ये आई रिचर्ड्स का कहना है और आपने जो अभी पॉइंट देखा उस पर जो पहला पॉइंट है उसी का यह रूप है कि आई रिचर्ड्स के काव्य के संप्रेषण का मुख्य माध्यम क्या है तो भाषा है। और यहाँ आपने तथ्यात्मक प्रयोग को भी देखा और रागात्मक प्रयोग को भी देखा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, आई ए रिचर्ड्स काव्य के लिए लय, इसे याद रखिएगा, लय को अनिवार्य मानते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि जिस भाषा में रूपकों, देखिए किसी भी कविता में रूपक, अलंकार, छंद ये सब का प्रयोग किया जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है काव्य की। तो यहाँ पर आई रिचर्ड्स का भी मानना है कि जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है वह काव्य उच्च स्तरीय हो जाती है, बहुत अधिक मूल्यवान हो जाती है। तो इसे याद रखिएगा, आई रिचर्ड्स काव्य के लिए किसे अनिवार्य मानते हैं तो लय को अनिवार्य मानते हैं और उनका मानना है कि किसके प्रयोग से कोई भी काव्य या रचना उच्च स्तरीय हो जाती है तो रूपकों के प्रयोग से कोई भी काव्य उच्च स्तरीय हो जाती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द और अर्थ, शब्द और उसके अर्थ के संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने 4 प्रकार दिए हैं। किसके तो अर्थों के 4 प्रकार दिए हैं, उसका उल्लेख किया है। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं अच्छे से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो अर्थ है वह है वाच्यार्थ या अभिधार्थ, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड है भाव, थर्ड है वक्ता की वाणीगत चेष्टा, और फोर्थ है, चौथा जो प्रकार है वो क्या है तो अभिप्राय। तो ये 4 अर्थ के प्रकार थे जो रिचर्ड्स के द्वारा शब्द और अर्थ के संबंध में दिए गए हैं। तो इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए उसमें देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो अभी आपने 4 अर्थ देखा था उसी पर यह पॉइंट है। रिचर्ड्स के अनुसार समृद्ध और समर्थ भाषा में ऊपर के जो अभी 4 आपने देखा था उसके बारे में बोला जा रहा है, ऊपर के चारों अर्थ समाहित होते हैं, चारों अर्थ उसमें शामिल होते हैं। किसके लिए? किसी भाषा के समृद्धि के लिए। और इसी के नीचे इसी पर कुछ और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए क्या है, भाषा के प्रयोग में चारों प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, चारों प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, किंतु विषय और परिस्थिति, कोई भी विषय और उसकी परिस्थिति को देखते हुए,
परिस्थिति में भेद से इसका अनुपात बदलता है। कहीं पर कुछ ज़्यादा प्रयोग होता है तथ्यात्मक का, कहीं पर रागात्मक का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि अनुपात बदलता है। नेक्स्ट है विज्ञान की पुस्तकों में, यहाँ पर जो विषय के बारे में बोला जा रहा है कि किंतु विषय और परिस्थिति में भेद होता है और बदलता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो उसी पर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे विज्ञान की पुस्तकों में वाचार्थ का प्रयोग होता है, विज्ञान की पुस्तकों में विचार का प्रयोग होता है, और काव्य में भावनात्मक भाव की अतिशयता यानी कि अधिकता होती है। होते हुए भी ये जो अनुपात होते हुए भी यहाँ बोला जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काव्य में भाव या भावार्थ इतना अधिक महत्व है कि वहाँ वाचार्थ गौण हो जाता है। किसी भी काव्य के लिए भावनात्मक जो शब्द होते हैं या स्थिति होती है कवियों के द्वारा उसमें जो दिखाया जाता है वो इतना महत्व होता है कि वहाँ पर जो विचार होते हैं उस संबंध में वो गौण हो जाते हैं, भावनात्मक चीज़ें ज़्यादा असर करती है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि काव्य में भाव या भावार्थ का इतना अधिक महत्व है कि वहाँ वाचार्थ गौण हो जाता है। तो इस पर क्वेश्चन भी है कि काव्य में, रिचर्ड्स के अनुसार काव्य में भाव या भावार्थ का इतना महत्व है कि वहाँ क्या गौण हो जाता है, तो वाचार्थ। 4 ऑप्शन दिए रह सकते हैं जो आपने अभी यहाँ पर देखा है। ये जो आपने देखा वाचार्थ, भाव, वक्ता की वाणीगत चेष्टा, अभिप्राय, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वाचार्थ हो जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में बोला गया है क्या, इसलिए जो लोग कविता का मूल्यांकन केवल तथ्यों और विचारों के आधार पर करते हैं वे काव्य के साथ न्याय नहीं करते हैं। यह इसलिए बोला जा रहा है कि काव्य में भावनात्मक चीज़ों का काफ़ी महत्व है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कविता का मूल्यांकन सिर्फ तथ्य और विचार के आधार पर करता है तो वो काव्य के साथ न्याय नहीं करता है। देखिए नीचे एक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कथन है, कविता विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, कविता विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं अपितु भावों के प्रभाव के लिए होती है। जो कविता में विचार और अभिव्यक्ति विचार जो होते हैं अभिव्यक्ति के लिए नहीं होती है, वह होती है भावों के प्रभाव के लिए। इसे याद रखिएगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपका आंसर होगा आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। यहाँ तक आपने देख लिया। आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ और भाव। ठीक है, अर्थ और भाव के संबंध को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड्स इसके 3 रूप स्वीकार करते हैं। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपने देखा समृद्ध और समर्थ भाषा के ऊपर 4 अर्थ समाहित है। ये भी क्वेश्चन है, मैंने इसी के लिए इसे अलग कलर में आपके लिए रखा है कि आप उसे अच्छे से देखें। यहाँ पर अर्थ और भाव के संबंध को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड इसके 3 रूप देते हैं। इसे भी याद रखिएगा, 3 रूप देते हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो 3 रूप, पहला क्या है, जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो, जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो। नेक्स्ट है जहाँ अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो। और थर्ड है, तीसरा रूप क्या है, जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो जाता है। ठीक है, ये तो 3 रूप हैं अर्थ और भाव के संबंध में, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी प्रयोजन से ही कुछ कहता है। अभी जो आपने 3 रूप देखा था उसी पर यह पॉइंट है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी प्रयोजन या उद्देश्य से ही कुछ कहता है। अतः अभिप्राय का भाषा से महत्वपूर्ण संबंध है। जो तीसरा रूप अभी आपने देखा था उसी से संबंधित है कि अभिप्राय का भाषा से महत्वपूर्ण संबंध है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ही अभी आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो इसका उद्देश्य है कुछ, और उस उद्देश्य को बताने का मेरा टोन या मेरा कहने का जो बताने का जो लहजा है वो अलग है। यहीं पर अगर मैं कुछ गुस्से का चीज़ बोलता या कुछ तो मेरा टोन और लहजा और भी चेंज हो जाता। तो उसी पर ये बोला जा रहा है कि अभिप्राय का भाषा से महत्वपूर्ण संबंध है। तो यहाँ पर
उदाहरण भी है, देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि टोन या लहजे के द्वारा वाचक का श्रोता के प्रति दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, अगर हम गुस्से में बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब रहेगा। अगर हम कुछ धीमे से या प्यार से बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। उसी के बारे में बोला जा रहा है कि टोन या लहजे के द्वारा वाचक का श्रोता के प्रति, सुनने वाले के प्रति दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण, क्रोध और प्रेम की दशा में हमारा टोन अलग अलग होता है। क्रोध में हम गुस्से में बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। प्रेम में हम प्यार से, धीमे से, अच्छे से बोलते हैं। तो यहाँ पर टोन अलग हो जाता है। तो इसे आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए। काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने इसे 6 भागों में बांटा है। इसे भी याद रखिएगा, कितने भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन है यहाँ से कि काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने इसे कितने भागों में बांटा है। तो इसे 6 भागों में बांटा है। और ये 6 भाग यहाँ पर हैं। अगर 4 ऑप्शन में इनमें से अगर कुछ हो और मान लीजिए 3 में हो और चौथा में कुछ अलग दिया हुआ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन 6 भागों में बांटा गया, किसे, तो काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण को करते हुए। पहला जो भाग है वह देखिए, नेत्रों द्वारा मुद्रित शब्दों की स्पष्टता व शुद्धता का बोध, ये पहला भाग हुआ। दूसरा है नेत्रों से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा बिंबों, जो प्रतिबिंब बनता है, बिंबों का बनना। तीसरा, स्वतंत्र रूप से बिंबों का ग्रहण करना। कुछ अगर हम कविता अगर किसी के द्वारा सुनाया जा रहा है तो उसमें जो बातें बोली जा रही है भावनात्मक, अगर वो हमारे मस्तिष्क पर बिंब बनता है उसका, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से बिंब को ग्रहण करना, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। चौथे रूप में, चौथा जो भाग है वह है विभिन्न वस्तुओं का बोध होना। पांचवा, भाषा की अनुभूति, यह पांचवा भाग है। और छठा, काव्य प्रेषण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए जो 6 भाग दिए उसका छठा भाग कौन सा है, तो दृष्टिकोण का प्रयोग करना। यह 6 भाग थे। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए। आइए, रिचर्ड्स ने काव्य के संबंध में जो सिद्धांत दिए, मूल्य का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, और ये जो आज हम देख रहे हैं काव्य भाषा का सिद्धांत, उस पर भारतीय जो रचनाकार हुए हैं उनमें काफ़ी मतभेद भी है। कुछ जगह पर उनका मेल भी खाता है, कहीं पर मतभेद भी है। लेकिन जो पाश्चात्य जगत में आई रिचर्ड्स का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। तो भारत के एक रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उनके अनुसार वह क्या बोल रहे हैं कि भाव और लहजा के बीच रिचर्ड्स ने वही संबंध माना है। गुप्त के द्वारा जो बोला जा रहा है, उनका कहना है कि रिचर्ड्स ने जो भाव और लहजा के बीच जो संबंध बताया है वह किसके समान है, तो संचारी भाव और अस्थाई भाव, जिसे भारतीय रस सिद्धांत भी बोला जाता है। अस्थाई भाव को, जो भारत में भारतीय रचनाकारों के बीच में संचारी भाव और अस्थाई भाव है के मध्य संबंध है। तो भाव और लहजा का रिचर्ड्स जो संबंध मानते हैं वह क्या है, तो संचारी भाव और अस्थाई भाव के बीच। तो इसे याद रखिएगा। इसी में देखिए एक पॉइंट और है कि रिचर्ड्स एवं भारतीय आचार्यों, जो रचनाकार हैं, रिचर्ड्स एवं भारतीय आचार्यों के विचारों में मतभेद है। कुछ कुछ जगहों पर मतभेद है। और वह मतभेद देखिए किस प्रकार है कि भारतीय रचनाकार काव्य का लक्ष्य रस और आनंद की निष्पत्ति मानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ कविता सुन रहे हैं, देशभक्ति कविता सुन रहे हैं, तो उसमें जो हमें आनंद मिलता है देश की स्तुति को सुनकर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि भारतीय रचना काव्य का लक्ष्य रस और आनंद है, जो हम आनंदित होते हैं भारतीय रचना में। किंतु रिचर्ड्स का क्या मानना है, रिचर्ड्स इसे गौण मानते हैं। उनका मानना है कि इसका रस और आनंद की जो प्राप्ति होती है वह काव्य से नहीं, भावना से, जो भाव जो व्यक्त होते हैं, संप्रेषित जो होते हैं लोग, वह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो
यहाँ पर रिचर्ड्स और जो भारतीय लेखक रचनाकार हैं उनके बीच में कुछ मतभेद भी है। तो आपने आज यहाँ पर देखा आई रिचर्ड्स के काव्य भाषा का सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इनसे ही लेकर के आऊँगा, जो 20 क्वेश्चन है आप उसे देखिएगा तो आप पाएंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं आज और इसके पहले मैंने जो 2 वीडियो दिए हैं उन्हीं पर वो क्वेश्चन बनते हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जैसा मैंने बता दिया कि इनसे ही संबंधित आई रिचर्ड से संबंधित 20 प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।